बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है एक नए लेक्चर के साथ जिसका टाइटल है MTH 5101 कैलकुलस 1। इस लेक्चर में हम इसके 5 मॉड्यूल कवर करेंगे 36 से लेकर 40 तक। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसमें सबसे पहले हमारे पास है हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस कौन से होते हैं? दे आर डिफाइंड यूजिंग ऑपरेशंस ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इससे पहले हाइपरबोलिक फंक्शन से पहले हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़े थे। तो जो हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं ये हम इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही ड्राइव करते हैं। उन पर हम कुछ प्लस माइनस के ऑपरेशंस करते हैं। जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे उन पर हम कुछ प्लस और माइनस के ऑपरेशन करके वहाँ से हम जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और टैन हाइपरबोलिक एक्स के जो फार्मूलाज हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स के लिए हम लिखते हैं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, ये MCQs में भी आता है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। साइन में दरमियान में माइनस आता है, कॉस में दरमियान में प्लस आता है। और टैन का हमें पता है कि टैन की वैल्यू क्या होती है। टैन हमारे पास होता है साइन बटा कॉस। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऊपर नीचे रख के जो है वो जब डिवाइड करेंगे ना तो आपका 2 से कट जाएगा, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। तो ये देखें, ये टैन का फार्मूला बन जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये देखें, ये इन दोनों फार्मूलाज को ऊपर साइन का फार्मूला रख के नीचे ये वाला फार्मूला रख के डिवाइड करें, क्योंकि टैन की वैल्यू होती है साइन बटा कॉज। ठीक है, वो फिर 2 से कट जाएगा और ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि दे आल्सो हैव ग्राफ्स लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिस तरह हमारे पास दूसरे फंक्शंस के ग्राफ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हैं, उसी तरह के ग्राफ जो हैं वो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी होते हैं। इसीलिए हम इनको साइन टैन और कॉस के फॉर्म में हम इनको डिफाइन करते हैं। इनके जो ग्राफ्स होते हैं ना वो इनसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो हमारे टैन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ, इन ग्राफ से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिलेट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट सर्कल। जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हासिल करते हैं ना वो आपको याद होगा कि हमने जो यूनिट सर्कल से लेकर यूनिट सर्कल पर हमने एक पॉइंट लिया था और वहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने डिफाइन किए थे। ठीक है, वो हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यूनिट सर्कल से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, और जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं वो हम यूनिट हाइपरबोला से फाइंड आउट करते हैं। यूनिट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये यूनिट हाइपरबोला की इक्वेशन है। हम इसको इस्तेमाल करके जो है वो बाकी जो हमारे होते हैं फार्मूलाज हाइपरबोलिक वाले, वो हम इसको इस्तेमाल करके वो गेट करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये एक ऑड फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है। इसका ग्राफ आप देखें तो ये देखें, ये ग्राफ है इसका। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये जिस पर मैं पेंसिल फेर रहा हूँ ये वाला इस तरह है। ठीक है, और ये ग्राफ जो है ना ये ओरिजिन से पास होता है और ओरिजिन के ही ये सिमेट्रिक है। ठीक है, इसका आधा हिस्सा इस तरफ है, ओरिजिन के आधा उस तरफ है। तो जो इस तरह का ग्राफ हो उसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं। ये ओरिजिन से पास होता है और जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x 1/2 की तरह ये अचानक बढ़ता है। ये देखें, ये अचानक यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ठीक है, इस तरह करके इसका ग्राफ है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट है कॉस हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास। तो ये हमारे पास एक इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। जिस तरह हमारे पास कॉस इवन फंक्शन होता है ना, ये भी इवन फंक्शन होता है। और इसका जो ग्राफ है ना ये देख सकते हैं आप, इसका ग्राफ जो है वो ये है, इस तरह पैराबोला की तरह, ये वाला। ठीक है, ये ग्राफ है और इसका ये एक बहुत ही अहम चीज़ है कि ये वाई एक्सिस को 1 पे कट करता है। ये देखिए यहाँ पे ये 1 है ना हमारे पास, ये 0,1 से गुजरता है, यानी वाई एक्सिस पे ये यहाँ पे गुजरता है। ठीक है, यानी अगर x की वैल्यू हम 0 लें तो y की वैल्यू 1 आती है यहाँ पे। ये y एक्सिस को यहाँ पे कट करता है 1 पे। और ये जब इवन फंक्शन है तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ये देखें, y के इस तरफ और y के इस तरफ। ठीक है, और ये भी जो है वो लाइक 1/2 e की पावर x की तरह बढ़ता जाता है, अचानक बढ़ता है। ये देखें, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टैन हाइपरबोलिक एक्स। ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है और ये बाउंडेड बिटवीन 1 और -1।
इसकी जो वैल्यूज़ होती है ना वो 1 और -1 के दरमियान रहती हैं, और यही इसके हॉरिजेंटल एसिम्पटोट्स हैं, यही इसके हॉरिजेंटल एसिम्पटोट्स हैं। y इज़ इक्वल टू -1 और y इज़ इक्वल टू 1। अब इसका मैं आपको ग्राफ अगर दिखा सकूँ, ये देखें, ये वाला ग्राफ है जिस पर मैं ये पेंसिल फेर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू ये देखें यहाँ पे 1 तक जा रही है, यहाँ पे, ठीक है, ये 1 तक जा रही है, और नीचे इसकी वैल्यू मिनिमम जो है वो -1 तक, ये देखें यहाँ तक जा रही है। और ये -1 और 1 जो है वो इसके एसिम्पटोट्स हैं, क्योंकि ये इनको टच नहीं करता लेकिन इनके साथ साथ चलता जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़। ये देखें, यहाँ से हमने ये चीज़ देखी कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स जो है वो जब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की, ये देखें यहाँ पे हमने कॉस हाइपरबोलिक की ये वैल्यू जो मैंने आपको ऊपर फार्मूलाज बताए हैं वो पुट करके इसका स्क्वायर कर दिया, साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला लगा के ये वाला इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसके स्क्वायर्स खोलें, पहले ऊपर आप ए जमा बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर इनका एलसीएम ले लें। ये देखें मैंने एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा। ये e की पावर 2x प्लस 2, जो e की पावर x होता है और e की पावर माइनस x, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और इनका जवाब क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये 2 वहाँ से आया, जो हमारे पास फार्मूले में 2ab होता है ना, ab हमारा 1 हो गया, e की पावर x और e की पावर माइनस x 1 हो गया, और ये उसकी जगह पे 2 आ गया, सेम इसी तरीके 2 आ गया। तो जब आप इनका स्क्वायर खोलेंगे ना, ये e की पावर 2x बन जाएगा, ये भी e की पावर माइनस 2x, सेम इसी तरह ये आ जाएगा। तो ये देखें, यहाँ से आप क्या करेंगे, ये चीज़ जो है वो इस चीज़ से कट जाएगी, ये चीज़ जो है वो इस चीज़ से कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नीचे 4 आ गया, ऊपर 2 प्लस 2 आ गया, 4/4 1 के बराबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स जो है वो 1 के बराबर है। अब ये हमारे पास एक बेसिक आइडेंटिटी आ गई है, बाकी फार्मूलाज हम इससे निकालेंगे जिस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में किया था। अब इस पूरी आइडेंटिटी को आप क्या करें कि इसको जो है वो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से 1 को डिवाइड कर दें, यानी ये इक्वेशन 1 जो है ना, इसको आप कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें दोनों तरफ। जब यहाँ पे डिवाइड आएगा ये कट के जवाब 1 आ जाएगा। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये साइन ओवर कॉस बनेगा, साइन ओवर कॉस हमारे पास पता है कि tan के बराबर होता है, तो ये tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x बन जाएगा। यहाँ पे ये 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x होगा, कॉस का उल्टा होता है सीकंड हाइपरबोलिक, ठीक है। तो सीकंड 1 ओवर कॉस जो होगा फिर वो सीकंड के तौर पर काम करेगा यहाँ पे। ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि 1 जो है इसको आपने साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x से डिवाइड करना है। थ्रू आउट जो 1 इक्वेशन है ना, इसको साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ये देखें, जब यहाँ पे ये साइन नीचे साइन आएगा तो कॉस बटा साइन होता है बराबर कॉट के, तो ये कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x आ जाएगा। यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे ये तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, कट के ना 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है, कोसिकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x के, तो वो हमने कोसिकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x लिख दिया। अब हम देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। ये देखें साइन हाइपरबोलिक, लेकिन पहले हम उसके साथ जो एंगल होता था उसको x पढ़ते थे, लेकिन अब ये एंगल है, ये देखें ये वाला एंगल उन्होंने चेंज कर दिया है। आपने फार्मूला वही लगाना है, लेकिन जो जहाँ पे हम x लिखते थे ना, अब 2ln x लिखेंगे क्योंकि एंगल हमारा चेंज हो गया। ये देखें e की पावर 2ln x, e की पावर x तो वैसे ही रहेगा, लेकिन x की जगह पे क्या आ गया, 2ln x, तो हमने 2ln x लिख दिया। ये माइनस फार्मूले वाला e की पावर माइनस 2ln x, e की पावर माइनस x जिसको हम लिखते थे, ये माइनस 2ln x आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी नंबर हमारा लॉग के पीछे हो तो हम उसकी पावर बना देते हैं। तो ये देखें e की पावर ln x स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ये -2 जो है वो भी ऊपर चला जाएगा, ये माइनस e की पावर ln x की पावर -2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से e की पावर ln और e की पावर ln दोनों कट गए, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। तो ये कट गए, ऊपर x स्क्वायर माइनस x की पावर -2 रह गया, नीचे 2 आ गया। अब x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर, इसको आप नीचे ले जाके x स्क्वायर पॉजिटिव कर दें। तो ये हैंगिंग चेन आर केबल फॉर्म अ कर्व, कोई भी जो हैंगिंग चेन हो या केबल हो उसके लिए जो कर्व इस्तेमाल होती है ना, उसकी ये इक्वेशन होती है हाइपरबोलिक में। तो इट इज़ कॉल्ड कैटेनरी कर्व। ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम कैटेनरी कर्व की इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने असल जो कैलकुलस का हमारा मेन एम है, मेन कोर्स है, अब हमने वो स्टार्ट करना है, ठीक है, जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की तरफ हमें लेके जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिमिट्स पढ़ेंगे,
फिर कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ये जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं ना, इनके ग्राफ्स, इनका बिहेवियर, ये वो जो है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कैलकुलस की बुनियाद है। यानी जो फंक्शंस है ना, वो कैलकुलस के बेस हैं। अगर जिनको फंक्शंस की समझ ना आई कि फंक्शन बिहेव कैसे करता है, इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, ये चीज़ें हम जो है, क्योंकि हम डेरिवेशन में, इंटीग्रेशन में फंक्शंस को ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम अब चलते हैं अपने असल जो चीज़ है, वो हमारे पास अब चलते हैं उसकी तरफ, जो कैलकुलस है, मेन जो एग्जैक्ट कैलकुलस है हमारी, अब हम जा रहे हैं उसकी तरफ, ठीक है। ये तो हमने कैलकुलस की बेस रखी थी ना, कि हमने सेट्स पढ़े, नंबर सिस्टम्स पढ़े, रियल नंबर्स को पढ़ा, फिर फंक्शंस को पढ़ा, उनके ग्राफ्स देखे, डोमेन और रेंज देखी, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं ताकि हम कैलकुलस की बेस रख लें। ये अब हमारे पास जो चीज़ असल कैलकुलस है, वो अब यहाँ से स्टार्ट होगी। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक हमारे पास टेंजेंट प्रॉब्लम है। मैथमेटिक्स में एक टेंजेंट प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह होती है, वो आगे नेक्स्ट जाके हम पढ़ते हैं। तो कैलकुलस इमर्ज टू गिव आंसर टू सेंट्रल क्वेश्चंस। जो कैलकुलस हमारे पास ईजाद हुआ, या कैलकुलस जो कैलकुलस का ज़हूर हुआ, कैलकुलस ज़ाहिर हुई हमारे ऊपर, वो किस वजह से हुई? वो दो क्वेश्चंस जो थे ना, उनका आंसर देने के लिए ये कैलकुलस बनी है। सिर्फ दो क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए देखेंगे पूरी एक बुक बन गई मैथमेटिक्स में, पूरी एक फील्ड बन गई, ठीक है। सिर्फ दो क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। वो क्वेश्चन क्या थे? सबसे पहला था टेंजेंट प्रॉब्लम। वो क्या कहता है कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। ये पूछता है कि गिवन कर्व, कोई फंक्शन का आपको ग्राफ दिया गया है, तो उसके किसी गिवन पॉइंट पर जो टेंजेंट की स्लोप होगी ना, वो क्या होगी? टेंजेंट की स्लोप होगी, वो क्या होगी? इसको ही हम टेंजेंट प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास कोई फंक्शन का ग्राफ है, तो अगर हम उस पर किसी भी गिवन पॉइंट पर अगर हमने वो टेंजेंट गिराया है, टेंजेंट बनाया है, तो उसका जो हमारे पास स्लोप होगा उस टेंजेंट का, वो क्या होगा? उसका क्या मतलब होगा? यही चीज़ हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया प्रॉब्लम। जब हमारे पास कोई किसी फंक्शन का ग्राफ होता है, तो फंक्शन का ग्राफ जब भी होता है, तो उसके नीचे कोई एरिया होता है। फंक्शन के ग्राफ की जो कर्व बनती है, वो कर्व के नीचे एरिया होता है, जिसको हम एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं, ठीक है। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। ये अगर हमारे पास इस तरह कोई फंक्शन है, ये फंक्शन का ग्राफ है, तो ये देखें, एक पॉइंट ए से लेकर बी तक अगर हमें रिस्ट्रिक्शन दी जाए कि आपने ए और बी के दरमियान ये जो एरिया है ना, एरिया आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे? उसका जवाब भी हमें कैलकुलस देती है, ठीक है। यानी कि एरिया अंडर द कर्व जब हमने कंप्यूट करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो हमने किसकी तरफ रुजू करना है? कैलकुलस की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है कि बोथ प्रॉब्लम्स रिक्वायर डीलिंग विद वैल्यूज दैट अप्रोच अ लिमिट। ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना, इनमें लिमिटिंग प्रोसेस इस्तेमाल होता है। लिमिटिंग प्रोसेस क्या होता है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि लिमिटिंग प्रोसेस क्या होता है। लिमिटिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हम किसी वैल्यू को बिल्कुल उसके बराबर नहीं लेते, बल्कि उसके बिल्कुल करीब ले जाते हैं, कि इस तरह लगता है कि ये इसके बराबर है, लेकिन बराबर नहीं होती। उस चीज़ को हम लिमिटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, वो लिमिट प्रोसेस को यूज़ करते हैं। लिमिटिंग प्रोसेस जो है, उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू मेन ब्रांचेज ऑफ कैलकुलस। अब इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमारे पास दो मज़ीद कैलकुलस की ब्रांचेस हैं, अलग-अलग ब्रांचेस हैं। सबसे पहले है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हम डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, डेरिवेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें हम टेंजेंट ऑफ स्लोप्स को फाइंड आउट करते हैं। किसी पॉइंट पर, गिवन पॉइंट पर, फंक्शन के ग्राफ के किसी गिवन पॉइंट पर जो हमारे पास टेंजेंट होगा, उसकी स्लोप फाइंड करना, रेट ऑफ चेंज, फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर आपका एक्स चेंज हो रहा है, तो वाई किस रेट से चेंज होगा, जिसको हम डी वाई ओवर डी एक्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, हम डिफरेंशियल कैलकुलस में डेरिवेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेग्रल कैलकुलस। इंटेग्रल कैलकुलस वो होती है जिसमें हम इंटेग्रल्स पढ़ते हैं, जिसमें हम एरियाज अंडर द कर्व जो है, वो हम चीज़ें उनका एरियाज फाइंड आउट करते हैं, जो मैंने ऊपर आपको ग्राफ बना के दिखाया कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, ठीक है। और अकामुलेशंस करते हैं, यानी कि चीज़ों को ऐड अप करते हैं, एरियाज़ को, छोटे छोटे एरियाज़ को इकट्ठा करके ऐड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या होती है? ये वो लाइन होती है जो किसी फंक्शन के ग्राफ को या किसी कर्व को, ठीक है, फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, आपने याद रखना है कि जो फंक्शन का ग्राफ होता है, उसी को हम कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। द लाइन दैट टचेज अ कर्व एट अ सिंगल पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग नियर बाय। ये वो लाइन होती है जो किसी फंक्शन के ग्राफ को या किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, सिर्फ एक पॉइंट पर, और इस तरह टच करे कि वो करीब वाले दूसरे किसी पॉइंट को ना टच करे, ठीक है, टच करके और गुजर जाए, सिर्फ एक पॉइंट को। ये देखें, ये हमारे पास y = x² का ग्राफ है, ये वाला, ठीक है। ये वाला टेंजेंट है, ये देखें,
ये इस 1,1 पॉइंट पर टेंजेंट है। ये देखें, ये सिर्फ लाइन जो है वो इसी पॉइंट को टच करके गुजर गई आगे, तो इसको हमने टेंजेंट बोल दिया, टेंजेंट एट पॉइंट 1,1। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ये क्या है 1,1, जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। जो किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी ना, वो हमारे पास क्या होती है, किसके बराबर होती है, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन होती है। ठीक है, कि उस जो फंक्शन का ग्राफ है वहाँ पर फंक्शन में क्या चेंज आ रही है। ठीक है, जो मतलब उसकी स्लोप होगी ना लाइन की, टेंजेंट लाइन की, वो उस पॉइंट पर हमें फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देगी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जो किसी ख़ास लम्हे पर, ख़ास इंस्टेंट पर हमें जो चेंज का बताए कि इस लम्हे पर इतना चेंज आया है। ठीक है, तो ये होता है कि फॉर नॉन लीनियर फंक्शन स्लोप चेंजेस एट एवरी पॉइंट। जो हमारे पास लीनियर फंक्शंस होते हैं, जो ग्राफ हमारा एक लाइन का, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, उसमें तो जो टेंजेंट लाइन होती है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल जो लाइन के मतलब पैरेलल होती है, लाइन की डायरेक्शन में ही टेंजेंट लाइन की हमारे पास डायरेक्शन होती है। तो वहाँ पे जो हमारे पास होता है ना, जो स्लोप टेंजेंट लाइन की, वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है, सेम रहती है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए नॉन लीनियर, ठीक है, जो कि लीनियर ना हो, तो उनकी जो स्लोप है ना वो हर पॉइंट पर चेंज होती है। यानी कि अगर आपने ये पॉइंट देखा, ये वाला पॉइंट देखा, इस पर स्लोप कोई और होगी, नेक्स्ट आपने देखा उस पर कोई स्लोप और होगी, लेकिन लाइन जो होती है वहाँ पर ये स्लोप सेम रहती है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ डू वी कैप्चर द स्लोप एट एन इंस्टेंट। अब सवाल ये है कि हर पॉइंट पर वो उसकी जो है वो चेंज हो रही है, स्लोप चेंज हो रही है कर्व की, ग्राफ की, तो हम उस पर हर इंस्टेंट पर, हर पॉइंट पर हम कैसे वो मतलब स्लोप को कैप्चर करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम इसका जो तरीकाकार है वो देखते हैं कि क्या हम स्ट्रेटजी करेंगे। डेफिनेशन है कि ए सीकेंट लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व। एक टेंजेंट लाइन होती है जो कर्व को सिंगल पॉइंट पर टच करके गुजरती है, और एक सीकेंट लाइन होती है जो कर्व को 2 पॉइंट्स पर टच करके गुजर जाती है। ठीक है, ये देखें, ये हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लिया, ये वाला, इस पर हमने 2 पॉइंट्स पर एक सीकेंट लाइन गुजारी। ये देखें, ये वाली लाइन जो है, ये वाली 2 पॉइंट्स को टच करके गुजर गई, ये हमारी सीकेंट लाइन है। और ये पॉइंट a कॉमा एफ ऑफ ए है, और ये पॉइंट x इंटू एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। अब हमने पढ़ा है कि जो किसी भी लाइन की 2 पॉइंट्स में से जो गुजरती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास फार्मूला था ना कि y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, उसी को इस्तेमाल करके हमने ये फार्मूला लगा दिया। ये देखें, यहाँ पे y2 क्या है, f ऑफ x, हमने वो लिख दिया, y1 क्या है, f ऑफ ए, वो लिख दिया, नीचे हमने x माइनस ए, x2 हमारे पास x है, और ये हमारे पास x1 a है, तो हमने ये इस फार्मूले में इसके पॉइंट के हिसाब से कीमतें पुट कर दी। अब चलते हैं कि ये देखें, जब ये तो सीकेंट लाइन थी, अगर आप ये जो पॉइंट x है, ये वाला पॉइंट जो है x, ये अगर आप इसको मूव करा के ये देखें इसके बिल्कुल करीब, यहाँ पे इसके ऊपर ले आते हैं, एक्स को जो है वो आप ए को अप्रोच करवा देते हैं। अप्रोच का क्या मतलब है कि आप इस पॉइंट को मूव करवाते हैं, और मूव करते करते ये पॉइंट जो है वो ए के बिल्कुल करीब आ गया, बिल्कुल इसके ऊपर तकरीबन पहुंच गया। तो इसका मतलब ये होता है कि एज एक्स अप्रोचेस टू ए, इसको इस तरह डिनोट करते हैं कि ये जो पॉइंट एक्स है ना, वो किसको अप्रोच कर गया, ए को, यानी कि यहाँ से मूव किया और यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, ये कंसेप्ट आप अच्छी तरह समझ लें, ये पूरी कैलकुलस में यही इस्तेमाल होंगे आगे। यानी कि जब x हमारा a को पहुंच गया, द सीकेंट लाइन बिकम्स टेंजेंट लाइन। जो सीकेंट लाइन थी ना वो टेंजेंट लाइन बन गई जब वो पॉइंट मूव करके इस एक पॉइंट पर आ गया। तो भाई उसी को तो हमने बोला था कि जो कर्व, जो लाइन पॉइंट को एक पॉइंट पर टच करे कर्व को, तो ये देखें जब दूसरा पॉइंट खत्म होकर इसके ऊपर आ गया, एक ही पॉइंट बच गया, तो ये जो लाइन होगी अब सीकेंट लाइन ही रहेगी बल्कि टेंजेंट लाइन को अप्रोच कर जाएगी, क्योंकि ये एक पॉइंट को टच करेगी ना अभी। ठीक है, दिस लिमिट प्रोसेस इज फाउंडेशन ऑफ डेरिवेटिव। यही जो लिमिट प्रोसेस है वो डेरिवेशन का, डेरिवेटिव का जो है वो प्रोसेस होता है, उसकी बुनियाद है। इसी को आपने आगे ज़हन में रखना है। देखें कि कंसीडर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 2,4। ठीक है, कंप्यूट स्लोप्स ऑफ सीकेंट लाइंस थ्रू 2,4 एंड नियर बाई पॉइंट्स टेक 2.1 4.41। अब हमें ये एक फंक्शन दिया गया है और उस पर कोई पॉइंट दिया गया है, हमने उस पॉइंट पर स्लोप निकालनी है सीकेंट लाइन की।
टेंजेंट लाइन की नहीं, सीकेंट लाइन की स्लोप निकालनी है। सीकेंट लाइन के लिए आपको पता है कि हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, लेकिन उसने हमें 1 पॉइंट दिया है। सीकेंट लाइन 2 पॉइंट्स को टच करके गुजरती है, 2 पॉइंट चाहिए, तो ये हमें 1 पॉइंट दिया है, तो 1 पॉइंट हम इसके बिल्कुल करीब ले लेंगे। ये 2 है ना हमारे पास, तो 2 के हम बिल्कुल करीब एक 2.1 पॉइंट ले लेंगे जो इसके बिल्कुल करीब होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2.1 जब उसको हम एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे तो वो 4.41 बन जाएगा। यानी एक पॉइंट हमारा 2,4 बन गया और दूसरा पॉइंट हमारा 2.1 जो हमने उसके बिल्कुल नज़दीक लिया था। जब 2.1 को एक्स स्क्वायर में पुट किया तो ये आ गया, तो ये एक्स था हमारा, ये वाई बन गया, 2 हमारे पॉइंट्स बन गए। अब हम इसकी जो स्लोप है वो निकाल सकते हैं, वही y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 0.41 0.1 ये 4.1 आ गया। अब देखेंगे जो पॉइंट हमने करीब लिया था, फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट था, हमने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया 2.1। अब हम इसको और करीब कर देंगे इसके यहाँ पर, अब हम 2.01 ले लेंगे, मतलब इसके और करीब ले जाएंगे उस पॉइंट को। ये देखें हमने अब एक पॉइंट 2.01 लिया, जब उसको एक्स स्क्वायर में डाला तो ये 4.0401 आ गया जवाब। अब हमने ये 2,4 और ये पॉइंट इस्तेमाल करके सेकंड लाइन की जो है वो निकालनी है स्लोप। ये देखें, अब ये y2 यहाँ पे पुट करें, x2 y2 y1 ये था, और वो ही सेम ये पॉइंट और ये पॉइंट को इस्तेमाल करके स्लोप हमारे पास 4.01 आ गई। अब देखें कि ये 4.1 ये 4.01 ये मज़ीद 4 के करीब होती जा रही है। ये थोड़ी करीब थी, ये 4.01 4 के और करीब चली गई लाइन। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम x के बिल्कुल करीब जाते जा रहे हैं, ठीक है, हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं अगर वो x के बिल्कुल करीब जाते जाते जा रहे हैं, तो जो स्लोप हमारी है ना सेकंड लाइन की, वो हमारे पास 4 के करीब पहुंच जाएगी। जो स्लोप होगी जब वो बिल्कुल x को बिल्कुल अप्रोच कर जाएगा, सिंगल पॉइंट बन जाएगा एक, बिल्कुल x अप्रोचेस टू 2 हो जाएगा, तो वो फिर हमारी टेंजेंट लाइन की स्लोप बन जाएगी जो कि 4 के बराबर है। मीन्स के हमने वो जो दूसरा पॉइंट उसके करीब ले रहे थे उसको इतना करीब ले गया कि वो बिल्कुल x बराबर 2 के तकरीबन बिल्कुल बराबर पहुंच गया, उसको अप्रोच कर गया, तो वो सिंगल पॉइंट काउंट होगा। तो सिंगल पॉइंट पर जो लाइन होती है फिर वो टेंजेंट लाइन होती है, तो वो स्लोप जो है वो उसकी स्लोप बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है फिजिक्स में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हमारे पास वेलोसिटी होती है, और अगर हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो किसी इंटरवल पर, इंटरवल का पहला पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है टी, तो हमारे पास क्या होगा, वी एवरेज क्या होगा, वी एवरेज ये होगा कि आप जो दूसरे पॉइंट पर पोजीशन थी वो ले लें और पहले पॉइंट पर पोजीशन थी वो ले लें, इन दोनों को माइनस कर दें और नीचे इन दोनों का जो टाइम्स का डिफरेंस है, एक टाइम टी था और दूसरा टाइम ए था, तो टी माइनस ए हो जाएगा। ये सिंपल हमने वही वाला जो पीछे फार्मूला सेकंड लाइन की स्लोप पे लगाया है ना, वो यही वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, सिर्फ वो एफ ऑफ ए था, यहाँ पे एस ऑफ टी है, एस ऑफ ए है, ठीक है। सो थोड़ी सी नोटेशन बदली है, वही फार्मूला लगाया एवरेज वेलोसिटी के लिए, ठीक है। यानी कि अगर किसी चीज़ ने मूव करके वो फैसलाबाद से लाहौर गई है, तो लाहौर की पोजीशन माइनस फैसलाबाद की पोजीशन, और जितना टाइम लगा है वहाँ यहाँ से वहाँ जाने के लिए उन दोनों को माइनस कर दें, तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वेलोसिटी एट अ सिंगल इंस्टेंट, ऐसी वेलोसिटी जो हमें किसी खास लम्हे पर, सिंगल लम्हे पर हमें जो मिलती है। फार्मूला 1 मिरर्स द स्लोप ऑफ अ सेकंड लाइन, मैंने आपको बताया था ना कि ये फार्मूला सेम उसी तरह का है जिस तरह हमने सेकंड लाइन की स्लोप पढ़ी थी। तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल श्रिंक करता है, देखेंगे जैसे जैसे हम टी को ए के करीब लेके जाते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम टी को टाइम को जब ए टाइम के करीब बिल्कुल ले जाते हैं, यानी कि टी जो है वो जब ए को अप्रोच कर जाता है, तो जो एवरेज वेलोसिटी है ना वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है एक ख़ास लम्हे पर, क्योंकि वो एक जब हम बिल्कुल उसको करीब ले जाते हैं, उस टाइम को बिल्कुल उसके नज़दीक ले जाते हैं, तो वो एक सिंगल इंस्टेंट बन जाता है, एक लम्हा बन जाता है टाइम का। तो उस पर जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देते हैं, यानी कि उस पर जो होता है कि टी जो है वो बिल्कुल ए के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, सिंगल सिर्फ छोटे से लम्हे का डिफरेंस रह गया है, तकरीबन बराबर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है बिल्कुल, तो वो श्रिंक करके उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया, तो उसको हमने एक इंस्टेंस पे जो वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो बन गई वो चीज़, ठीक है। क्योंकि वो अब बड़ा टाइम नहीं था, वो श्रिंक करके एक छोटा सा लम्हा बन गया जैसे हमने टी को ए को अप्रोच करवाया, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू पोजीशन कर्व टी इज इक्वल टू ए। ये वही है कि जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाएगी, ठीक है, टू पोजीशन कर्व टी इज इक्वल टू ए। दिस लिमिट प्रोसेस इज सेंट्रल टू कैलकुलस। यही लिमिटिंग प्रोसेस जो है वो कैलकुलस का
बुनियादी जो है वो असूल है, ठीक है। ये इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है लिमिटिंग प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि सपोज एस ऑफ टी इज इक्वल टू 5t² पोजीशन इन मीटर्स आफ्टर टाइम t सेकंड, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3। हमें एक फंक्शन दिया गया है, पोजीशन का टाइम का फंक्शन दिया गया है जो हमें पोजीशन बताता है। ये 5t² है और हमें t जो है वो सेकंड्स में दिया गया है। हमने t इज इक्वल टू 3 पर जो है ना वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी ये होगी कि 3,3,1, ठीक है। अगर हम इसके जो है वो 3.3 पर जो लेंगे, हमारी वैल्यू जो होगी 3 इंटू 3,1, ठीक है, तो वो आ जाएगी 5 इंटू 3, फार्मूले में वैल्यू पुट करें, ठीक है, 0.1, ये हमारे पास 30.5 आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी ऑन 3,3, ठीक है। हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर लगाएंगे कि 3 के करीब एक पॉइंट लेंगे, फिर उसको और करीब कर देंगे, फिर उसको और करीब कर देंगे। तो ये देखें, ये पहले 0.5 आया, अब 30.05, ये बिल्कुल इसके करीब आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इंटरवल को श्रिंक करेंगे, इंटरवल बिल्कुल करीब आता जाएगा असल वैल्यू के, तो जो वैल्यू है वो 30 को अप्रोच कर जाएगी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी खास लम्हे पर, जो छोटे से लम्हे पर जो वेलोसिटी होगी वो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। इसके बारे में जो मिसकंसेप्शन यही है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है ना, जो हमारे गाड़ियों के स्पीडोमीटर होते हैं, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कैलकुलेशन करके हमें देते हैं, ठीक है, वो एवरेज वेलोसिटी नहीं होती। तो ये आपने मिसकंसेप्शन से नहीं होना, तो वो चीज़ जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। और नेक्स्ट जो इंस्टेंट होता है ना, वो इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है कि हमें वो चीज़ फील ही नहीं होती, ठीक है। तो वो स्पीडोमीटर जो होते हैं वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमें देते हैं, ठीक है। आपने कंसेप्ट यही रखना है कि एक पॉइंट जो हमें दिया गया है ना, ये जिस तरह 3 दिया गया है, एक पॉइंट हमने इसके बिल्कुल करीब चूज़ करना है, फिर उस पर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे भी करीब एक पॉइंट को अप्रोच करेंगे 3.01 को, ठीक है। फिर वहाँ से थोड़ी सी और रिफाइनमेंट आएगी, अच्छी वैल्यू आएगी। फिर जब बिल्कुल उसके करीब पहुँच जाएंगे, उसके ऊपर पहुँच जाएंगे, तो वैल्यू जो है वो हमारी 30 को अप्रोच कर जाएगी। तो वो ही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी जो किसी खास लम्हे पर हमने रिकॉर्ड करनी है। अब हम पढ़ते हैं कि वाई लिमिट्स को हम स्टडी क्यों करते हैं। मैनी फंक्शंस आर अनडिफाइंड आर मिसबिहेव एट सर्टेन इनपुट्स, ठीक है। हमने पढ़ा है कि फंक्शंस में हम इनपुट्स डालते हैं, इनपुट वैल्यूज़ एक्स की डालते हैं, तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि वो एक्स की कुछ वैल्यूज़ के लिए अनडिफाइन हो जाती हैं, यानी कि अगर वो वैल्यू उसमें डालें तो वो अनडिफाइन हो जाते हैं या मिसबिहेव करते हैं, कोई अजीब सी वैल्यू देते हैं, अनडिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ फिर उस तरह अगर उनका ग्राफ बनाया जाए तो वो वहाँ पे होल्स आ जाते हैं, ठीक है, जंप्स आ जाते हैं फंक्शन के ग्राफ में। तो ए लिमिट डिस्क्राइब्स व्हाट एफ ऑफ एक्स गेट्स क्लोज टू एज एक्स गेट्स क्लोज टू ए, नॉट एक्स इज इक्वल टू ए। मैं सबसे पहले आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि लिमिट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एक्स इज़ इक्वल टू ए। ये जो हम एक्स अप्रोचेस टू ए लिखते हैं ना, इसका मतलब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ए है, ठीक है। ये बराबर नहीं है लेकिन इसके बिल्कुल करीब है, यानी कि इसको पहुंचने वाला है लेकिन इसके बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखें कि कोई फंक्शन अगर x इज इक्वल टू ए पर अनडिफाइन है, तो वो x इज इक्वल टू ए पर अनडिफाइन है लेकिन उसके आसपास नहीं अनडिफाइन। इसी वजह को, इसी चीज़ों को हम लिमिट्स में देखते हैं कि अगर ये देखें, इसने यही चीज़ बताई है कि लिमिट हमें क्या बताती है कि जब हमारा x जो है वो किसी ए को अप्रोच करता है, ए के करीब जाता है, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो किसके करीब जाती है, फंक्शन की वैल्यू भी एक नंबर के करीब जाएगी। वो नंबर क्या है, उसी को हम लिमिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका x जो है वो a के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे हमारे पास जो f ऑफ x है, फंक्शन की वैल्यू है, वो भी किसी नंबर के करीब पहुंचेगी। वो हमें लिमिट बताती है कि वो नंबर क्या है। अब मैं आपको एक इनफॉर्मल आइडिया, यानी कि जो एक आसान लफ्ज़ों में इसका लिमिट का आइडिया वो मैं बता देता हूँ। बाकी हम इसकी जो रिगोरस डेफिनेशन है ना लिमिट की, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जिसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहते हैं। ये भी बहुत से स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम समझने की कोशिश करेंगे। इनफॉर्मल आइडिया ये है कि दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में ये है कि जब आपका एक्स जो है वो किसी पॉइंट ए को अप्रोच करता है, अप्रोच करने का मतलब ये है कि उसके करीब चला जाता है लेकिन उसके बराबर नहीं जाता, बिल्कुल करीब पहुंच जाता है कि उसके इतना करीब चला जाता है कि वो हमें लगता है कि ये इसके बराबर है लेकिन वो बराबर नहीं होता। ये आइडिया है लिमिट का।
ठीक है। तो मतलब ये है कि x हमारा जब a के बिल्कुल करीब चला जाता है तो हमारी जो f(x) की वैल्यू है ना, वो भी एक सिंगल नंबर को अप्रोच करती है, जिसको हमने यहाँ पे l कह दिया है। ये l कोई दो नंबर भी हो सकता है, 3, 4, 5 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। हमने जनरली इसको l कह दिया, यानी कि जैसे जैसे x a के करीब जाता है वैसे वैसे f(x) की वैल्यू भी एक नंबर l को अप्रोच करती है। तो हमने जो लिमिट की नोटेशन है वो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) बराबर l है, यानी कि जैसे x की वैल्यू a के करीब पहुंचती है f(x) की वैल्यू किसके करीब चली जाती है, l के बराबर, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हम देखते हैं कि द लिमिट एट ए पॉइंट कैन एग्जिस्ट, द लिमिट एट ए कैन एग्जिस्ट इफ एफ ऑफ ए इज अनडिफाइंड। वो ये कह रहा है कि अगर एफ ऑफ ए यानी अगर किसी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू, ये एफ ऑफ ए का क्या मतलब है, फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट ए, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइन है फिर भी लिमिट वहाँ पे मिलेगी, क्योंकि हमने उस पॉइंट पर नहीं लिमिट कैलकुलेट करनी। अगर ये हमारा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन हमारा अनडिफाइन है, जहाँ पे मैंने होल बनाया हुआ है, होल का मतलब यही है कि ये फंक्शन जो है हमारा यहाँ पे अनडिफाइन है। इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर हमारा फंक्शन अनडिफाइन है, ये देखें ए है ना नीचे, तो इसका मतलब ए पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइन है, लेकिन लिमिट इस पर एग्जिस्ट करेगी। लिमिट का क्या मतलब है, इसके आजू और बाजू में, इसके इस साइड पे और इस साइड पे फंक्शन का क्या बिहेवियर है, इसके इस साइड और इस साइड पे फंक्शन का क्या जो है वो वैल्यू है। अब देखेंगे अगर कोई जो है वो x जो है वो किसी नंबर को अगर अप्रोच करता है ना, तो भाई उसके अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं। ये देखें, ये हमारा पॉइंट ए है ना, तो x इसको राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है और लेफ्ट साइड से भी कर सकता है, ठीक है। हमने दोनों लिमिट्स देखनी है, यानी कि दो तरीके हैं ए को अप्रोच करने के, तो आजू और बाजू में दोनों साइडों पे, ठीक है। दोनों साइडों पे हम फंक्शन की फिर वैल्यू देखेंगे और दोनों साइडों पे ए को अप्रोच करवाएंगे, यानी ए जो है अगर उसके हम लेफ्ट से इस तरफ से भी आ सकते हैं एक्स लेकर, और एक्स लेकर इस तरफ से भी आ सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। वो कहता है कि इट कैन आल्सो डिफर फ्रॉम द फंक्शन वैल्यू, कहता है कि जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है ना वो फंक्शनल वैल्यू से डिफरेंट भी हो सकती है। ये देखें, लिमिट की वैल्यू नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ए होल अकर्स व्हेन द लिमिट एग्जिस्ट बट एफ ऑफ ए इज अनडिफाइंड आर नॉट इक्वल टू दैट लिमिट। वो कह रहा है कि जो फंक्शन का ग्राफ होगा वहाँ पे एक होल बन जाएगा अगर उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि वो होल जो है ना इसके आजू और बाजू साइडों पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो हम लिमिट में कैलकुलेट करते हैं, होल के ऊपर नहीं करेंगे। होल के ऊपर जाएंगे तो वो एक्स इज इक्वल टू ए बन जाएगा। हमने एक्स को सिर्फ अप्रोच करवाना है दोनों साइडों से, एक्स के ऊपर नहीं जाना बिल्कुल, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये होल बन जाएगा जो हमारा अगर अनडिफाइंड फंक्शन होगा लेकिन होल के आजू और बाजू साइडों में जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये देखें एफ ऑफ ए एक्स हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, लेकिन यहाँ से देखने से भी पता चल रहा है कि अगर हमने यहाँ पे 2 डाला तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। यानी अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो 2 पे इसमें होल होगा, ठीक है। इसके ग्राफ में 2 पे होल होगा क्योंकि ये फंक्शन उस पे अनडिफाइन है और हमने इसको डोमेन से निकाल दिया है। तो अब इसको क्या करें, इसको थोड़ा सा अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करें। x² - 4 को हम x+2 x-2 लिखते हैं। सो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, x+2 x-2 ओवर x-2। ये x-2 इससे कट गया, सिर्फ हमारा x+2 है। अब हमने जो लिमिट देखनी है ना वो इस पर देखनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे x जो है वो 2 को अप्रोच करेगा, ठीक है, जैसे जैसे x जो है वो 2 को अप्रोच करेगा फंक्शन की वैल्यू 4 को अप्रोच करेगी। ये देखें, जब यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो ये 4 को अप्रोच करेगा, ठीक है। यानी कि जितना जितना करीब हम 2 के जाते जाएंगे फंक्शनल वैल्यू इसकी 4 के करीब जाती जाएगी। लेकिन जो एफ ऑफ 2 है ना वो अनडिफाइन है। अगर हम इसमें 2 एग्जैक्टली 2 पुट करें ना तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, लेकिन लिमिट इस पे एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये देखें ये 2 है ना, 2 को हम इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन 2 बिल्कुल पूरा 2 नहीं डालना, इसमें पूरा 2 डालेंगे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। हमने साइडों से सिर्फ 2 को अप्रोच करना है, लेफ्ट से और राइट से। 2 के जो करीब करीब वैल्यू हैं जिस तरह 2.1 2.01, अगर हम इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इसमें वैल्यू कैसी डालेंगे, 2.1 2.01, बिल्कुल 2 नहीं डालना। 2 डालेंगे तो वो फिर अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू फंक्शनल वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती है जो कि 4 के बराबर है, इसकी लिमिट 4 के बराबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेम उसी तरह की एक एग्जांपल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² - 9 ओवर x-3। इसमें भी अगर x इज इक्वल टू 3 एग्जैक्टली 3 डालेंगे ना तो वो आपका अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन, वहाँ पे होल आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, a जमा b इंटू a माइनस b वाला फार्मूला लगा के ये इसमें पुट करें यहाँ पे, तो ये x-3 यहाँ से कट गया दोनों तरफ से। तो ये देखें x अप्रोचेस टू 3, अब x+3 आ गया।
तो देखेंगे जहाँ जैसे जैसे एक्स जो है वो 3 को जाएगा, जब आपने याद रखना है कि जब आपने अलजेब्रिकली लिमिट अवेलुएट करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो आपने एक्स अप्रोचेस टू 3 का मतलब यही है कि आपने इसमें 3 पुट कर देना है, ठीक है। लेकिन आपने ये साथ यहाँ पे माइनस लगा देना है या प्लस लगा देना है, इस तरह करके वो आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे जो है वो हमारा लिमिट जो है वो एक्स को अप्रोच कर जाएगी। जैसे जैसे एक्स जो है वो 3 के करीब जाएगा, लिमिट हमारी 6 के करीब चली जाएगी। जब इसमें हम 3 पुट करेंगे तो ये 6 के करीब जाता जाएगा, तो लिमिट इसकी 6 के बराबर आ गई। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि एस्टिमेटिंग न्यूमेरिकली लिमिट को फाइंड आउट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं, अलजेब्रिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, और न्यूमेरिकली टेबल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखेंगे अप्रोच ए इज इक्वल टू 3। अप्रोच ए इज इक्वल टू 3 का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ए इज इक्वल टू 3 मान लें, ए इज इक्वल टू 3 नहीं मानना, बल्कि नहीं, 3 को आपने दोनों साइडों से अप्रोच करवाना है, कि यानी कुछ नंबर्स आपने लेने हैं 3 से छोटे, और कुछ नंबर्स आपने बिल्कुल जो करीब वाले लेने हैं 3 से थोड़े से बड़े। ये देखें, अब ये 2.9, 2.99, 2.999, ये हम, इसका मतलब ये है कि 3 को हम लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे छोटे नंबर्स होते हैं ना, तो इसको हम 3 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और 3.1, 3.01, 3.001, इसका मतलब ये है कि हम इसको 3 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। अब हम ये, हमें एक फंक्शन दिया गया है, अब हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं जैसे जैसे देखेंगे, हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 है यहाँ पे, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू 3, इस पे हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे एक तरफ से आ रहे हैं, इस तरफ से जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं ना, तो फंक्शन की वैल्यू ये देखें 6 के करीब जाती जा रही है, जब हम इसमें वैल्यू इसमें पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इस तरफ से जा रहे हैं तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं 6 के करीब जाती जा रही हैं, 6 को अप्रोच कर रही हैं। ये भी लेफ्ट साइड से 6 को अप्रोच कर रही हैं, और ये राइट साइड से 6 को अप्रोच कर रही हैं फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। बोथ साइड्स अप्रोच 6, ये मैंने आपको बता दिया, कंसिस्टेंट विद अलजेब्रिक रिजल्ट, ठीक है। अगर आप इसको अलजेब्रे के तरीके से हल करें तो आपने इसको x+3 है तो इसमें आपने 3+3 डालना है, तो ये 6 जवाब आ जाएगा, 3+3 6 के बराबर आ जाएगा। तो ये अलजेब्रिकली हम इसको इस तरह फाइंड करते हैं लिमिट को। तो देखें जो हम लेफ़्ट और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं वो भी क्या कर रही है, वो भी 6 के करीब जाती जा रही है लिमिट। तो ये हमारे पास अब क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। अब हमने ये, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, इसकी वैल्यू हमने लिमिट की टेबल के ज़रिए कैलकुलेट करनी है। ये देखें, अब हमारे पास x जो है, हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं। 0 को अप्रोच करने के भी 2 तरीके हैं, लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से। हर नंबर को अप्रोच करने के 2 तरीके ही होंगे, लेफ़्ट से और राइट से, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि लेफ़्ट को जब हम लेफ़्ट से आते हैं, यानी कि इस तरफ से, इस तरफ तो 0 से छोटे नंबर होंगे ना, तो 0 से छोटे नंबर, वो बिल्कुल छोटे नंबर जो बिल्कुल माइनस में होंगे, -0.1, -0.01, -0.001। तो जब उन पर फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड की तो ये आई। अब हम फंक्शन को x जो 0 है उसको राइट साइड से अप्रोच करते हैं, यानी जब 0 हमारा, जब x हमारा 0 से बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा हो, इस साइड से, इस साइड पे कौन से नंबर आते हैं, 0.1, 0.01, 0.001, इस तरह के नंबर, ठीक है। तो जब वो पुट किया तो ये आ गए। तो आप गौर करें कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है ना, ये 0.5 के करीब, यानी कि 1/2 के बिल्कुल करीब जाती जा रही है। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0.5 के दोनों साइडों पे, अब अगर आप दोनों साइडों के अप्रोच करवा रहे हैं 0 को, तो ये फंक्शन की वैल्यू 0.5 के बिल्कुल करीब जाती जा रही है। तो इसका मतलब ये 0.5 इसकी लिमिट होगी। अब देखते हैं कि एक और ग्राफ है, क्वेश्चन है, उसको भी हमने टेबल के ज़रिए हल करना है। तो ये देखें, x अप्रोचेस टू 5 है, ये हमें फंक्शन दिया गया है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो x आपने 5 के बिल्कुल बराबर नहीं पुट करना, वो पुट करेंगे तो आपका ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, यानी आप x+5 पे वैल्यूज़ एवेलुएट करें। जब आप इसमें लिमिट 5 पुट करें तो लिमिट 5 का आंसर आ रहा है 10, 5 + 5 10 आ रहा है ना। तो देखें, जब हम 5 को लेफ़्ट से और राइट से अप्रोच करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ दोनों तरफ से 10 को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ये देखें, जब हम 5 है ना, ये 5 को लेफ़्ट से अप्रोच किया, इसका मतलब ये कि 5 से जो बिल्कुल छोटे नंबर 4.9, 4.99, 4.999, तो इसकी वैल्यू ये देखें, ये वाली आ रही है, ये 9.9, 9.99, और ये वाली देखें बिल्कुल 10 के करीब जाती जा रही है। आप जब इसको और आगे लेके जाएंगे तो ये वैल्यू 10 के करीब पहुंचती जाएगी। सेम इसी तरह जब 5 को आप राइट साइड से अप्रोच करेंगे,
तो हमारे पास 5.1, 5.01, 5.001 इस तरह के नंबर्स होंगे। तो फंक्शनल वैल्यू 10.1, 10.01, 10.001 ये इस तरह छोटी होती जाएगी और छोटी होते 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 ये 10 के करीब पहुंचती जाएगी। ये वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी और 10 के करीब पहुंचती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता 10 को अप्रोच कर रही हैं। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 10 है, जो कि अलजबरिकली भी साबित हो गई है कि ये 10 के बराबर लिमिट है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमारे पास एक फंक्शन है x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x यूजिंग अ टेबल वैल्यूज़। अब देखें कि जब हम 0 को लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, यानी कि माइनस वाली इसके करीब जो वैल्यूज़ हैं माइनस वाली वो लेते हैं, तो ये फंक्शन और ही बिहेवियर दिखा रहा है। ये देखें, पहले ये किसी वैल्यू ख़ास वैल्यू को ये अप्रोच नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखें पहले ये दोनों पॉजिटिव आए, फिर माइनस में आ गया, फिर ये पॉजिटिव आ गया। ये तो कोई पैटर्न ही नहीं हुआ, ना ये किसी खास नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा, किसी खास नंबर को ये अप्रोच नहीं कर रहा। ये वाला फंक्शन जो है देखें, ये पहले 2 प्लस वाली, फिर माइनस वाली, फिर प्लस, ये तो कोई सीन नहीं हुआ। ठीक है, जिस तरह पिछले 2 क्वेश्चंस में एक नंबर जो है वो 1/2 को यानी 0.5 को पहुंच रहा था और दूसरा नंबर ये 10 को पहुंच रहा है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में तो इस तरह का सेम केस होना चाहिए। ये तो निज़ाम ही ख़राब हो गया। अब हम 0 को राइट से अप्रोच करते हैं, 0.1, 0.01, 0.001। ये देखें, ये पहली 2 वैल्यूज़ भाई माइनस, ये क्या है? ठीक है, फिर प्लस, फिर माइनस, ये तो चीज़ नहीं है। ये भी किसी ख़ास नंबर को अप्रोच नहीं कर रही। ठीक है, किसी स्पेसिफिक नंबर को नहीं अप्रोच कर रही। तो इसका मतलब ये है कि नो सिंगल नंबर अमर्जेस, यहाँ से हमें कोई भी सिंगल नंबर नज़र नहीं आ रहा है कि जिसको ये अप्रोच कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर आज का। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, तो आप भी इस वजह से हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।